हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमने पार्ट ए जून 2024 का VCH CT 147 कवर किया था। आज हम इस वीडियो में पार्ट टू डिस्कस करेंगे। पार्ट टू अगेन 25 मार्क्स का होगा। होल पेपर 50 मार्क्स का है। पार्ट ए हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट बी आज हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू सिंथेसाइज 1,4-ब्यूटेन डाइओइक एसिड? इट मीन्स dicarboxylic acid, right? Dioic means dicarboxylic acid starting from ethyl 3-oxobutanoate. सो मैं आपको बता दूं, इथाइल 3-oxobutanoate ये हमने क्लेजन कंडेंसेशन से प्रिपेयर कर लिया था, है ना। क्लेजन कंडेंसेशन से ये हमने प्रिपेयर किया। अब आपको इथाइल 3-oxobutanoate से आपको 1,4-डायोइक एसिड प्रिपेयर करना है। ये है एक सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ इथाइल एसिटोएसिटेट। इथाइल एसिटोएसिटेट के बहुत सारे सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से एक को आपको 5 मार्क्स में आया है, जो है डायकार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस। तो वो यहाँ पर आप देखो कि डायकार्बोक्सिलिक एसिड आपके 3-oxobutanoate या हम इसको एस्टरीनोलेट भी कहते हैं से प्रिपेयर कर सकते हैं। आयोडीन के साथ रिएक्शन होगी। आयोडीन के साथ रिएक्शन में आपके कुछ इंटरमीडिएट्स बनेंगे, फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी, तब जाके आपको ब्यूटेन डाइओइक एसिड मिलेगा, जो कि एक डायकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हम डायरेक्टली 3-oxobutanoate का यूज नहीं करते हैं, हम सोडियम सॉल्ट का यूज करते हैं। तो आप देखो ये जो स्ट्रक्चर है 3-oxobutanoate, ठीक है, ये आपका सोडियम सॉल्ट है। ये देखो सोडियम आयन है प्लस और कार्बन पे नेगेटिव है, तो ये एक सोडियम सॉल्ट है 3-oxobutanoate का। ओके। अब इसकी आयोडीन के साथ रिएक्शन हो रही है। ये है आयोडीन हमारा I2 मॉलिक्यूल। एक आयोडीन ये है, एक आयोडीन ये है। इस आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्शन होगी तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन कैसे हुई? ये हमारा मॉलिक्यूल था, ठीक है, ये यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था। सेम एक और मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट किया, ठीक है। ये है दूसरा मॉलिक्यूल, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथाइल 3-oxobutanoate। इन दोनों मॉलिक्यूल ने ये कार्बन इस कार्बन से जोड़ा, और ये COCH3 ये है, और ये वाला COCH3 ये है। ऐसे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था वो सेम है यहाँ पे। अब कंपाउंड 3 जो आपका मिला है वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस इसकी होगी, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी, तब जाके आपको H+ के प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में आप देखो आपके CH3CH2OH, मतलब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगी, यहाँ से ब्रेक होगी। ये दोनों बॉन्ड्स जब ब्रेक होंगी तो आपके दो मॉलिक्यूल्स इथेनॉल के निकल जाएंगे, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के निकल जाएंगे। यहां से भी ब्रेक होगा, यहां से भी ब्रेक होगा। अब आपका बचेगा क्या? CH, CH और C डबल बॉन्ड O, CH C डबल बॉन्ड O। क्योंकि वाटर H+ और OH- है, तो ये OH- यहाँ जुड़ जाएगा आके। तो ये आपके बन जाएंगे ब्यूटेन डाइओइक एसिड। इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और दो मॉलिक्यूल्स आपके इथेनॉल के यहाँ से निकल गए, और ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपके एसिटिक एसिड के निकल गए। इस तरीके से आपके ये सिंथेसाइज होगा, ठीक है। अब हम आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। तो नाइन्थ क्वेश्चन हमारा है, गिव आयोपेक नेमिंग ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो देखो ये एंथ्रासीन और नैप्थलीन के डेरिवेटिव्स हैं। इनकी जो नंबरिंग होती है वो आप ये देखोगे कि जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, अगर हम इसको माने तो सेकंड थर्ड पोजीशन इसकी इक्विवेलेंट है। ओके। तो आपको नंबरिंग कुछ इस तरीके से करनी है कि आपको पता है फिनॉल ग्रुप, या हम बोले कि ये नैप्थॉल है, देखा जाए अगर इसको हटा दें और इसको भी हटा दें और यहाँ बेंजीन रिंग बस आ जाए, तो पेरेंट कंपाउंड तो आपको नैप्थॉल नाम से एंड होगा। तो होगा क्या? 1 2 3 4। तो 2 अमीनो, 4 मिथाइल, 1 नैप्थॉल। ओके। सेकेंड कंपाउंड आपको ये दिया हुआ है, तो इसकी नंबरिंग 5 6 7 8 9 और ये 10। नंबरिंग इस तरीके से होती है, ठीक है। एंथ्रासीन की तो 9 ब्रोमो एंथ्रासीन, इसका नाम हो जाएगा, सिंपल। अब हम आते हैं हमारा बी पार्ट,
जो कि पूछा है, राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, तो इनके प्रोडक्ट्स हमें लिखने हैं, जो हम एक एक करके इनके प्रोडक्ट्स देखते हैं। तो ये हमारा नैप्थलीन है। नैप्थलीन जब सोडियम इथेनॉल के साथ 350 केल्विन पे रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, 305 पे करता है तो क्या बनता है, और आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। तो जब आपका इथेनॉल और सोडियम रिएक्ट करते हैं तो जो आपका कंपाउंड है वो कुछ इस तरीके का हो जाता है। ये रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर आती है तीनों रिएक्शंस। तो ये आपका कंपाउंड बन गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे रिड्यूस हो गई। अब ये दूसरा है, जब C5H11OH की प्रेजेंस में सोडियम और 305 केल्विन की टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा तो दोनों डबल बॉन्ड आपके रिड्यूस हो जाएंगे। और जो थर्ड है, जब हाइड्रोजन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो सारी डबल बॉन्ड्स आपकी रिड्यूस हो जाएंगी। तो ये आपका इसका आंसर है। अब हम देखते हैं कि एक्सप्लेन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ पिरोल गिविंग अ सुटेबल डायग्राम। ठीक है, तो पिरोल का आपको बेसिकली बेसिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करना है। तो देखो पिरोल क्या होता है। पिरोल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये है हमारा पिरोल। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड्स है। तो पिरोल का बेसिक कैरेक्टर क्यों है, यहाँ पे है इसके पास लोन पेयर्स। ओके, तो लोन पेयर अगर हम देखें तो अगर लोन पेयर होता है तो वो डोनेट करने की टेंडेंसी अगर कोई भी कंपाउंड रखता है तो हम उसे बोलते हैं कि वो लेविस बेस की तरह बिहेव कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है ना, तो वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा हमारा, है ना। लोन पेयर है नाइट्रोजन पे और इसकी वजह से ये बेस की तरह एक्ट करता है, बट वीक बेस है ये। वीक बेस है जिसकी केबी की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻14। वीक बेस इसलिए है क्योंकि जो लोन पेयर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन पे, वो इन्वॉल्व है किस पे, डीलोकलाइजेशन में। डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होने के कारण ये अवेलेबल नहीं है हाइड्रोजन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, जिस वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है और ये वीक बेस के जैसे बिहेव करता है। तो अगर हम इस पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड कराते हैं नाइट्रोजन एटम में, है ना, मान लेते हैं रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो हमें नॉन एरोमेटिक मिलेगा। अभी ये एरोमेटिक है, बट जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो नॉन एरोमेटिक मिलेगा, जो कि बहुत अनस्टेबल है ना। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल। इसकी वजह से जो बेसिक कैरेक्टर है वो वीक है। ओके, बेसिक तो है पिरोल बट वीक बेस है। ओके, तो अगर आप इसका HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या है, लोन पेयर इसके साथ रिएक्ट करेंगे और HCl यहाँ से निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब ये नॉन एरोमेटिक है। ओके, तो इस तरीके से हमें इसका बेसिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करना है। अब हम देखते हैं कि थायोफीन की बर्क रिडक्शन से आपको क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो हमारा थायोफीन क्या है, थायोफीन है हमारा ये वाला मॉलिक्यूल थायोफीन है। अगर इसका बर्क रिडक्शन होगा मतलब सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिकर अमोनिया, तो आपको 2 डाइहाइड्रो थायोफीन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4, या 2 3, 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 1 2 3 4 5। तो 2 3 डाइहाइड्रो थायोफीन, और एक मिलेगा 2 5 डाइहाइड्रो थायोफीन यहाँ पे, 1 2, और ये फिफ्थ पोजीशन, तो 2 5, ये हमारा 2 5 है। ठीक है, तो ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। थायोफीन वर्क रिडक्शन में हमें ये प्रोडक्ट्स देता है, जो कि 2 मार्क्स का है आपका क्वेश्चन। ओके, अब हम देखते हैं कि 11th क्वेश्चन इज लैम्डा मैक्स एंड ई मैक्स क्या है। तो लैम्डा मैक्स क्या है, द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। और ये क्या है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट या मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, द एबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल टू एब्जॉर्ब लाइट एट ए गिवन वेवलेंथ। मतलब
एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे सब्सटेंस की कितनी एबिलिटी है लाइट को एब्जॉर्ब करने की, वो हम एप्सिलॉन के थ्रू देखते हैं। ठीक है। तो लैम्डा मैक्स इंडिकेट करता है किसी भी स्पेक्ट्रम में पीक की मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस। एप्सिलॉन क्या क्या इंडिकेट करता है? ये बताता है कि सब्सटेंस कितना स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करेगा उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे। ओके। तो ये हमारा था, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं 12th क्वेश्चन, जो कि है यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ एसीटोन। एसीटोन हमारा प्रोपेनॉन भी हम इसको कहते हैं, है ना। 2 पीक्स शो करता है, एक लैम्डा 189 पे, एक 273 पे। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो देखो, सिंपल सी बात है कि अगर वेवलेंथ ज्यादा होती है तो हम बोलते हैं एनर्जी कम है, और एनर्जी ज्यादा होती है तो हम बोलते हैं वेवलेंथ कम है। तो ये अगर वेवलेंथ कम है मतलब इस वाले ट्रांजिशन की एनर्जी ज्यादा होगी, और इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी किस ट्रांजिशन में हमें कम लगती है? एनर्जी हमें जब एन से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो हमें क्या होता है? कम एनर्जी लगती है। तो जो हमारा 189 है जिसमें एनर्जी ज्यादा है, वो पाई टू पाई स्टार के लिए होगी, क्योंकि एसीटोन में पाई बॉन्ड है, मतलब एक पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, और लोन पेयर है तो एक एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। और जो 273 ज्यादा वेवलेंथ है मतलब एनर्जी कम, ये हमें लगेगी एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में। तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन क्यों होता है? क्योंकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है या लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इजीली जा सकते हैं कार्बोनिल के, जिसकी वजह से एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। और ये वाला ट्रांजिशन जो है, एनर्जी इसमें क्या हो रही है? कम लगती है, वेवलेंथ ज्यादा है। ओके। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में वेवलेंथ ज्यादा होती है, थोड़ी एनर्जी, वेवलेंथ हमारी कम होती है और एनर्जी हमारी ज्यादा होती है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है यहाँ पे। तो डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, तो पाई टू पाई स्टार हमारा ट्रांजिशन होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल्स में जाएंगे, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी लगती है, इसकी वजह से वेवलेंथ कम हो जाती है। तो कंक्लूजन क्या है? कम वेवलेंथ, ज्यादा एनर्जी, शॉर्टर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ, लोअर एनर्जी। तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन आया था। अब 13th क्वेश्चन अगर हम देखें, तो 13th क्वेश्चन में देयर आर बेसिकली, क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द टू वेज इन विच आई आर स्पेक्ट्रम इज प्लॉटेड। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक हम ट्रांसमिटेंस मोड पे ले सकते हैं आईआर स्पेक्ट्रा, एक हम एब्जॉर्बेंस पे। बट यूजुअली ट्रांसमिटेंस मोड पर ही आईआर स्पेक्ट्रा का रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड होता है आईआर स्पेक्ट्रा। तो अगर हम देखें तो होगा क्या, आईआर स्पेक्ट्रा में एक जगह ट्रांसमिटेंस होगा, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, और दूसरी जगह फ्रिक्वेंसी होगी, है ना, या इंटेंसिटी होगी ऐसी। अगर हम ये देखें कि परसेंटेज ट्रांसमिटेंस या फिर एब्जॉर्बेंस वाई एक्सिस पे है, तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ हमारी एक्स एक्सिस पे होगी। तो 2 कॉमन वेज है रिप्रेजेंट करने के लिए, कि एक्स एक्सिस पे हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होगी। तो फ्रीक्वेंसी हमारी सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर में मेजर होती है, और वेवलेंथ हम माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर हम एक्स एक्सेस पे लेते हैं, और वेवलेंथ दूसरे टाइम पे हम वेवलेंथ को एक्स एक्सेस पे ले सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं रिकॉर्ड करने के। तो यहाँ पर आप ये वाली इमेज देखो, ट्रांसमिशन वर्सेस एब्जॉर्बेंस या एब्जॉर्प्शन। तो कोई भी अगर केमिकल सैंपल है, हमने आईआर रेडिएशन इस पे दी, जितनी इसको एब्जॉर्ब करनी थी एब्जॉर्ब कर ली, बाकी ट्रांसमिट कर दी। जो ट्रांसमिट की वही जाके डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा। ओके। तो 2 मोड्स हैं, एक हमारा ट्रांसमिटेंस मोड है जिसपे आईआर स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज ट्रांसमिशन या फ्रीक्वेंसी रहती है, या वेव नंबर एक्स एक्सिस पे रहता है, और ये वाई एक्सिस पे। तो ये इनवर्ड ग्राफ मिलेगा। ओके। ये ट्रांसमिटेंस मोड पे है। एब्जॉर्बेंस मोड पे अगर आप देखोगे तो आपको ये अपवर्ड ग्राफ मिलेगा, जिसपे वेव नंबर फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे होगी, और परसेंटेज एब्जॉर्बेंस हमारा वाई एक्सिस पे होगा। ठीक है। देन हमारा 14th क्वेश्चन है, C6H12 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसी एल्कीन का। आपको एब्जॉर्बेंस दी हुई है
3080, 1640, 995 एंड 915, इसका स्ट्रक्चर आपको प्रिडिक्ट करना है। तो देखो 3000 से ऊपर अगर आपका है तो आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि ये सी एच स्ट्रेचिंग होगी, क्योंकि सी एच स्ट्रेचिंग हमेशा 3000 के करीब मिलेगी या इससे ऊपर मिलेगी। ठीक है, तो इससे ऊपर ही आपको सी एच स्ट्रेचिंग मिलेगी मोस्टली। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि सी एच स्ट्रेचिंग है। तो वो तो C6H12 फॉर्मूले में भी है, तो इससे तो पता चल ही रहा है। 1640 मतलब 1640 1600 के आसपास आपको डबल बॉन्ड्स मिलती हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि डबल बॉन्ड भी है, तो एल्कीन तो वो खुद ही मेंशन कर रहा है मॉलिक्यूल क्वेश्चन में। 995 से 915 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का है, मतलब डबल बॉन्ड कार्बन CH बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें। और स्पेसिफिकली टर्मिनल एल्कीन है ये, टर्मिनल एल्कीन है और 6 कार्बन है, मतलब हम अंदाजा ये लगा सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके का हो सकता है, जो कि हेग्स 1 इन मोस्ट प्रोबेबली इसका स्ट्रक्चर हम मान सकते हैं। तो अंदाजे से हम यही बता सकते हैं कि डोमिनल एल्कीन है तो हेक्स 1 इन हो सकता है, क्योंकि C6H12 अगर हम यहाँ हाइड्रोजन्स लगा दें तो कितने हाइड्रोजन्स यहाँ पर हो जाएंगे? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर इज 1 हेक्सेन। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये पार्ट बी था जून 2024 का 147 कोड का। एंड थैंक यू।